नमस्कार। फ्रीलांस मार्केट में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी सुला वाइनयार्ड्स लिमिटेड करके है उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं जो है screener.in करके जो वेबसाइट है उनका ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले screener.in पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो कंपनी की वेबसाइट दी गई है उनको विज़िट करता हूँ। तो यहाँ पे आप सुला वाइनयार्ड्स की वेबसाइट विज़िट करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो वाइन है वो ग्रेप्स में से बनती है। तो यहाँ पे ग्रेप्स के फार्म, बगीचे, उनके कुछ रिजॉर्ट्स और यहाँ पे उनके फार्म हाउस और उनके जो प्रमोटर है उनकी फ़ोटोज़ दी गई है और यहाँ पे उनके प्रमोटर्स की एक शॉर्ट स्टोरी भी दिखाई गई है। इनके जो प्रमोटर है फ्रेंड्स, राजीव सामंत करके, उनकी स्टडी जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में हुई थी। उनके बाद वो कैलिफोर्निया में ही जॉब कर रहे थे। तो वहाँ पे वाइन मिल रही थी लेकिन उतनी क्वालिटी की नहीं थी, क्योंकि फ्रेंड्स यूएस में क्वालिटी की जो ग्रेप्स है वो नहीं होती है। तो वो जब अपने होम टाउन नासिक में आए तब नासिक जो है फ्रेंड्स वो ग्रेप्स के लिए बहुत जाना जाता है। वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्रेप्स होती है। तो यहाँ से उनको आइडिया आया कि ये ग्रेप्स में थे वाइन बनाई जा सकती है। उसके बाद वो वापस जब कैलिफोर्निया गए तब वहाँ की जो कुछ वाइन प्रोडक्ट फैसिलिटीज़ थी वहाँ से उन्होंने सीखा और वहाँ से ये सुला की एक शुरुआत हुई। वो एक हल्की सी स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो उनकी जो ब्रांड्स है उनकी फ़ोटोज़ दिखाई गई है और यहाँ पे आप देखो तो उनके रिजॉर्ट्स और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उनकी रूफ टॉप के ऊपर सभी पे सोलर पैनल्स बिठाई गई है। और यहाँ पे उनके रिजॉर्ट्स जो कि एक वाइन टूरिज़्म का बिजनेस भी चलाते हैं उसके बारे में बताया गया है और बाकी सब ग्रेप्स के ये पूरे पार्क दिखाए गए हैं। उनके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इनकी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है उन सभी को बेसिकली एवॉर्ड्स मिल चुके हैं। तो वो सब कौन सी ब्रांड को कौन से एवॉर्ड्स मिले हैं वो भी दिखाया गया है और यहाँ पे अपनी जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में बहुत अच्छा समझाया गया है। जो कि मैंने ये पूरी वेबसाइट देखी है डीपली, जहाँ पे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट विजिट करने के बाद मैं जो है वो यहाँ screener.in पे ही की पॉइंट्स करके सेगमेंट होता है फ्रेंड्स, उनको मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे की पॉइंट्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो सुला वाइनयार्ड्स जो है वो 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई, मीन्स की चालू हुई। तो तब से लेकर अब तक सुला वाइनयार्ड जो है फ्रेंड्स वो इंडिया की सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर, सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बन चुकी है, जिनकी ब्रांड के अंदर रासा, दिंदोरी, सतोरी, मदिरा, दिया, ये सब इन्हीं की ब्रांड है फ्रेंड्स। अगर बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो ये वाइन और स्पिरिट जो सेगमेंट है उनकी प्रोडक्शन, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। साथ ही हमने जैसे उसकी वेबसाइट में देखा वो एक वाइन रिजॉर्ट्स जहाँ पे वो वाइन टूरिज़्म का बिज़नेस चलाती है। तो यहाँ पे उनकी ब्रांड पोर्टफोलियो भी दी गई है और वो पोर्टफोलियो के प्राइस की बात की जाए फ्रेंड्स तो एकदम लोअर लेवल पे 400 से लेकर 2000 तक की प्राइस में इनकी सारी ब्रांड अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। अगर रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो उनकी जो खुद की ब्रांड है वहाँ से उसका 88% रेवेन्यू आता है और वो जो इंपोर्ट करके बोतलिंग करके बेचते हैं वहाँ से 2.9% रेवेन्यू आता है और उनका जो रिजॉर्ट्स का टूरिज़्म बिजनेस है वहाँ से 8% का रेवेन्यू आता है। तो ये सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ का अभी स्कोप है। यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें फ्रेंड्स उनकी ब्रांड की तो जो उनकी जो प्रीमियम ब्रांड है वहाँ से 71% रेवेन्यू आता है और यहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी या पॉपुलर ब्रांड है वहाँ से 29% रेवेन्यू आता है। यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें फ्रेंड्स तो वाइन की जो प्रीमियम सेगमेंट है इसके अंदर 60% मार्केट शेयर इनका है और यहाँ पे ओवरऑल वाइन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे 52% मार्केट शेयर सुला वाइनयार्ड एंजॉय करती है। यहाँ पे जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए इंडिया के अंदर मोर देन 25 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज़ और ग्लोबली बात करें तो 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं। अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की बात करें फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही उनकी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 13,000 रिटेल टच पॉइंट, 50 डिस्ट्रीब्यूटर, 11 कॉरपोरेशन, 14 लाइसेंस सेलर, 7 कंपनी डेपो
और इंडिया के तीनों डिफेंस यूनिट को ये अपनी वाइन सप्लाई करती है, जो कि यहाँ पे उसका जो नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फ्रेंड्स। वाइन टूरिज्म बिजनेस की बात की जाए तो इनके जो वाइन टूरिज्म के जो रिजॉर्ट्स है वो अभी महाराष्ट्र, नासिक और पुणे के अंदर अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है। कंपनी के फ्रेंड्स फ्यूचर एक्सपांसन की बात की जाए तो इन्होंने एनडी वाइन्स करके एक बोतलिंग कंपनी है उनको एक्वायर किया है, और टेस्टिंग रूम करके एक नई जो सर्विस है वो एयरपोर्ट्स के अंदर इन्होंने चालू की है। और बेंगलोर के अंदर उनके जो वाइन टूरिज्म बिजनेस के अंदर रिजॉर्ट्स है एक, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा वहाँ पे दिखाया गया है। रिन्यूएबल एनर्जीज की बात की जाए तो हमने उनकी वेबसाइट पे जैसे देखा कि उनकी जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है उसकी रूफटॉप के अंदर जो सोलर पैनल लगी हुई है वहाँ से उनकी 50% एनर्जी वहीं से प्रोडक्ट हो जाती है, जो कि अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है। और यहाँ फ्यूचर फोकस की बात करते हैं तो अभी मैनेजमेंट का कहना ऐसा है फ्रेंड्स कि सूला वाइन है वो अभी अपने वाइन के बिज़नेस और अपना जो टूरिज़्म का बिज़नेस है उसी के अंदर कंटिन्यू प्रोग्रेस करेगी, जो कि अपना कोर बिज़नेस है उसी पे फोकस कर रही है, तो वो भी एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं जनरली की पॉइंट्स के बाद यहाँ पे जो कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं उनको और फाइनेंशियल्स जो नंबर होते हैं उनको एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल्स नंबर और जो रेशियोज़ है वो अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और अगर कम होता है तो यहाँ पे क्यों कम होता है, उनका वाई जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि वाई जानने से हमें ये पता चलता है कि अभी जो रीजन्स है वो बढ़ने के या कम होने के, वो टेम्पररी है या परमानेंट, वो जानने को मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मार्केट कैप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास है, जो कि अभी इनकी जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत डाउन हो गई है, उनकी वजह से थोड़ी कम हुई है, बाकी ये मार्केट कैप ज़्यादा थी। यहाँ पे डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.51% है, जो कि डेट तो है लेकिन मैनेजेबल है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। आरओई जो है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट 17% के आसपास है और आरओई 18% के आसपास है, जो कि अच्छा है। स्टॉक पी 39 का है, जो इंडस्ट्री पी से भी कम है, और अपने खुद के पी से फ्रेंड्स अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अपना जो मीडियन पी है उससे भी नीचे है। मीन्स कि ये स्टॉक प्राइस अभी फेयर वैल्यूड है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो पॉजिटिव में है 68 रुपीज़, और बुक वैल्यू को भी फ्रेंड्स अपने ही बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो अपना जो मीडियन बुक वैल्यू है उनसे नीचे है। मीन्स कि बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये फेयर वैल्यू स्टॉक माना जाएगा फ्रेंड्स। तो इनके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वाइन बिजनेस की बात करें फ्रेंड्स तो ये जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो जनरली अच्छा रहता है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के अंदर मॉनसून और विंटर का जो सीज़न होता है उसके अंदर वाइन की कंजप्शन बढ़ जाती है, उनके चलते उनके सेल्स बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे आप मार्च का क्वार्टर देखो तो उसमें सेल्स जनरली कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी का सीज़न चालू होता है, उनकी वजह से लोग गर्मियों में वाइन पीना कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर दिसंबर टू दिसंबर हम कंपेयर करें तो 2021 में 159 करोड़ की सेल्स थी, हो दिसंबर 2023 तक 190 करोड़ हो गई, और सेल्स और जो नेट प्रॉफिट था वो 34 करोड़ से लेकर 41 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि ग्रोथ यहाँ पे कम देखने को मिलती है लेकिन एक एवरेज ग्रोथ हम इनको मान सकते हैं फ्रेंड्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2018 में 418 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो अभी तक 559 करोड़ तक पहुंच गया है, और जो नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का था वो अभी 93 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि इसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स बैलेंस शीट की बात की जाए तो इक्विटी कैपिटल 17 करोड़ का है और रिजर्व्स एंड सरप्लस 558 करोड़ का है, जो कि लगातार बढ़ा है, वो भी एक अच्छी बात है। बोरोइंग यहाँ पे आप देखो तो मैनेजेबल है और एसेट्स कंपनी ने लगातार बढ़ाए हैं। बैलेंस शीट भी एक अच्छी है। और कैश फ्लो की बात किए करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश है वो लगातार पॉजिटिव में है और एवरी ईयर बढ़ा है, तो वो भी एक गुड साइन है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जो प्रमोटर के पास पहले 27% का स्टेक था वो अभी कम होकर 24% हो गया है, लेकिन FII के पास जो 5% का स्टेक था वो बढ़कर 10% हो गया है, और DII के पास जो 11% का स्टेक था वो 22% के आसपास हो गया है, और पब्लिक के पास जो फ्रेंड्स 55% की शेयर होल्डिंग थी वो कम होकर 43% हो गई है,
उसके अंदर भी आप देखो तो कुछ बड़े नाम शामिल है 5% जितना, तो फिर भी यहाँ पे मोर देन 30% पब्लिक है, जो एक देखने वाली बात रहेगी फ्रेंड्स। कोई भी स्टॉक के अंदर 30% से ज़्यादा पब्लिक रहती है तो वो थोड़ी एक देखने वाली बात रहेगी, जो कि यहाँ पे 30% से ज़्यादा पब्लिक है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने कंपनी की वेबसाइट विजिट की, उनके की पॉइंट्स डिस्कस किए और फाइनेंशियल नंबर और रेशियोज डिस्कस किए, जहाँ पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कंपनी एक अच्छे खासे ग्रोथ ट्रैक पे है। तो फ्रेंड्स, तो हमारा जो कंक्लूजन है उसके ऊपर मैनेजमेंट व्यू क्या है वो देखने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कॉल सेगमेंट है उसके अंदर ये जो पीपीटीज करके फाइल है उनको मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप पीपीटीज को ओपन करोगे तो यहाँ पे एकदम ग्राफिकल व्यू में कोई भी फाइनेंशियल नंबर्स और ये जो रेशियोज़ है और उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़ी है या कम हुई है, तो क्यों कम हुई है, उनके ऊपर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से ग्राफिकल व्यू में एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जिनको आप पढ़ सकते हो। मैंने फ्रेंड्स ये पूरा पढ़ा है, इसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे फिर भी कुछ जो की पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो कंपनी ने बताया है कि उसका एक एक्सपांसन प्लान बताया है, जिसके अंदर ये बता रही है कि कंपनी एक टेस्टिंग रूम करके नई फैसिलिटी है वो बिज़नेस के अंदर एंटर कर रही है, जो एयरपोर्ट के अंदर अपनी वाइन टेस्टिंग रूम बना रही है। तो उसके अंदर ये फोकस करेगी। और इनका जो वाइन टूरिज़्म बिजनेस है उनके अंदर बेंगलोर के अंदर अपना एक रिजॉर्ट्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो ये फाइनेंशियल ईयर में रनिंग हो सकता है, ऐसा बताया है। और यहाँ पे आगे एक अपडेट अच्छी बताई है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैनेजमेंट का कहना है कि उनकी जो सेल्स है वो इस साल बहुत अच्छी होने वाली थी, लेकिन इस साल गर्मी के मौसम में हीट वेव ज़्यादा होने की वजह से और इलेक्शंस बहुत थे, उनके चलते जो ड्राई डेज लगते हैं उनके वो रीज़न की वजह से सेल्स में थोड़ी कमी आई है, ऐसा एक रीज़न मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है। बाकी तो सब इन्फॉर्मेशन अच्छी है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उनके बाद जो फ्रेंड्स में है वो ये कॉल सेगमेंट के अंदर ही ये जो ट्रांसक्रिप्ट करके एक सेगमेंट है उनको फ्रेंड्स मैं पढ़ता हूँ। तो इनके अंदर भी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से वो डीपली सभी डेटा को दिखाया है कि कोई भी नंबर्स बढ़े हैं, कम हुए हैं, तो क्यों कम हुए हैं और अभी कंपनी कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो इनको भी मैंने पूरा पढ़ा है। इनके कुछ की पॉइंट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल जो हमारी सेल्स बहुत बढ़ने वाली थी, लेकिन ये इलेक्शन की वजह से जो ड्राई डेज लगे उनके चलते सेल्स में थोड़ी कमी आई है। और उनके जो टूरिज़्म बिजनेस है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र और नासिक में वहाँ पे एक पोर्शे एक्सीडेंट हुआ था, उनके चलते पुलिस की लगातार 3 मंथ तक पेट्रोलिंग और चेकिंग चली, उनके चलते उनका जो वाइन टूरिज़्म बिजनेस है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ था। और इस बार जो गर्मी का सीज़न था उसमें हीट वेव ज़्यादा होने की वजह से वो पर्टिकुलर टाइम पे जो वाइन की कंजप्शन थी वो बहुत कम रही है। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक और क्लैरिटी यहाँ पे दी है फ्रेंड्स कि उनका जो वाइन टूरिज़्म बिजनेस है महाराष्ट्र, पुणे और नासिक में उनकी जो रोड थी, हाईवे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उनकी वजह से टूरिज़्म बिजनेस थोड़ा डाउन गया है, लेकिन वो रोड अभी कंप्लीट हो चुकी है, जिनके चलते फ्यूचर में ये बिज़नेस का रेवेन्यू बढ़ सकता है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स Q&A सेशन में आप पढ़ोगे तो कुछ इन्वेस्टर्स ने सवाल किए हैं प्रमोटर को कि यहाँ पे आपकी होल्डिंग कम क्यों हुई है। तो इसका आंसर भी प्रमोटर्स ने दिया है कि प्रमोटर जो है फ्रेंड्स वो अभी तक रेंट पे रह रहे थे, उनके पास खुद का मकान नहीं था, तो वो परचेज करने के लिए अपनी जो होल्डिंग है उनमें से 2% होल्डिंग सेल की है। तो उनका रीज़न भी यहाँ पे बताया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, जो आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है फ्रेंड्स। उसके आगे फ्रेंड्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट्स रहते हैं, उनको पढ़ने की और समझने की ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था सूला वाइनयार्ड्स का फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हम देखेंगे उसका टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 40% डाउन है, जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ऐसे स्टॉक है वो अगर मेरी रडार में आते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या रहता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे स्टॉक मेरी रडार में आता है फ्रेंड्स, तो उनके अंदर वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो मैं
मेरे पोर्टफोलियो का 7% ही एक स्टॉक में डालता हूँ, जो कि मेरा 7% मेरे पोर्टफोलियो का 30,000 रुपीज़ होता है। तो वो 30,000 रुपीज़ को भी मैं फ्रेंड्स एक ही साथ और एक ही प्राइस पे मैं बाई नहीं करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं वो 30,000 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो ये स्टॉक की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये स्टॉक मेरे रडार में आया था तब उनकी प्राइस 500 रुपीज़ के आसपास थी फ्रेंड्स। तो मुझे ये अच्छा लगा, स्टडी किया और मैंने 500 रुपीज़ के प्राइस पे 10,000 की एक सिप मैं उस ये शेयर के अंदर ऑलरेडी लगा चुका हूँ। और एक सिप लगाने के बाद फ्रेंड्स मैं जनरली वो प्राइस से 10% और डाउन जाता है कोई भी नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, तो मैं दूसरी सिप और डाल देता हूँ। तो यहाँ 500 का जो 10% होता है फ्रेंड्स, वो 450 के नीचे आना होता है। तो यहाँ पे आप जब देखो कि 450 के नीचे ये स्टॉक गया था, यानी 10% डाउन गया था मेरे परचेज करने के बाद, तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैं अपनी दूसरी SIP डाल दी 10,000 की। तो अब तक मैं फ्रेंड्स इस स्टॉक के अंदर मेरा अपना 20,000 डाल चुका हूँ। तो अब अगर 450 का 10% जो होता है 400 के आसपास, अगर ये स्टॉक 400 के पास और डाउन जाता है तो मेरी जो तीसरी SIP बाकी है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। उसके बाद अगर डाउन जाता है तो मैं कोई भी SIP अब आगे नहीं डालूंगा। और अगर ये डाउन नहीं जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेशन के दौरान ऊपर जाके वापस नीचे में यही प्राइस के आसपास आता है तो एक सिप डाल देता हूँ। नहीं तो अगर कंसोलिडेशन भी नहीं करता वो है और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो यहीं कहीं पे जो उसका एक रेजिस्टेंस है उनको अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक SIP डाल दूंगा। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे फ्रेंड्स मैं टोटल 7% डालता हूँ 30,000। तो उसके चलते मेरी एवरेज प्राइस और सभी चीज़ें मेंटेन रहती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं कैसे सोचता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप देखो तो अगर ये स्टॉक की कंडीशन में सुधार आता है और ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोर देन 60% का रिटर्न मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर इतना रिटर्न देने में और ये कंपनी की जो कंडीशन है सुधरने में फ्रेंड्स अगर 2 से 2.5 साल भी लगता है तो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप देखो तो 61% का सिंगल शॉट में रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोचने का तरीका। को अगर ऐसे स्टॉक आपके रडार में आता है तो आप किस स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करते हो और किस तरीके से सोचते हो उनको कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे स्टॉक के अंदर अगर रिवाइवल आता है तो इसके अंदर 2 साल नहीं बल्कि 1 से 1.5 साल के अंदर ही अपने हाई के पास ही पहुंच जाता है और कंडीशन सुधरती है तो अपने हाई से भी ऊपर चला जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।